वेलकम स्टूडेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, अब हम एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो अपना वेबसाइट पे भी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, जो वहां पर आप देखने को मिलेगा। उस इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के आधार पे हमने 2500 क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाई है ना। और उन क्वेश्चनों को हम देखो, वन बाय वन, एक एक पीडीएफ में लगभग लगभग 400 क्वेश्चन, 400 प्लस क्वेश्चनों को हम कंटेन करेंगे। फर्स्ट वीडियो हमारी इस पे रहेगी, सेकंड इस पे रहेगी, है ना। और थर्ड ऐसे एक अच्छी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। साथ में मिलकर पढ़ेंगे, सीखेंगे चीजों को। और ये मतलब कुल मिलाकर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कई बार हमें डायरेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा क्या रहता है कि भाई विदाउट क्वेश्चनिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चनिंग डेवलप नहीं होती है, तो आप लगातार उस इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ने में थोड़ा सा बोर फील करते हो। तो इसीलिए मैंने इस पे 2500 क्वेश्चनों को बनाया है। और हम उनको वन बाय वन, एक एक वीडियो में इनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में, और इसका जो ट्रांसलेशन है उसको कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल इसको समझेंगे। ठीक है। तो हमारी जो ये फर्स्ट वीडियो है, ये हमारी स्टार्ट होती है अभी इसी के साथ। हम जैसे पहला पार्ट की जो हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं वो किस पे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी, विजन एंड प्रिंसिपल। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इंट्रोडक्शन, है ना। तो जो एनईपी 2020 है उसके इंट्रोडक्शन का प्राइमरी गोल क्या है? और दूसरा क्या है? आप एनईपी की फुल फॉर्म देखोगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो गलत है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। जैसे हम इसको देख रहे हैं कि हमारा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इंट्रोडक्शन। हम इसको देखेंगे कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी। अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी, है ना। इक्विटेबल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक वो देखा भी होगा कि यहाँ एक दीवार है, यहाँ एक लंबा व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, और यहाँ फिर एक छोटा व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ एक फिर उससे भी छोटा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो आप इक्विटेबिलिटी में क्या होता है? आपको सबको चीजों को यहाँ पर दिखाना है ना। यहाँ पर मान लो कोई गेम चल रहा है, तो क्या करोगे? इसको जितनी सपोर्ट चाहिए इसके इक्वल आने के लिए, ताकि इसको भी ये समान जो विजुअल है वो दिखाई दे पाए ना। तो कुल मिलाकर आप सबको जो इनिशियल लाइन है ना, इनिशियल लाइन को ही थोड़ा सा शुरू में ही डिफरेंट कर दोगे, ताकि विजिबिलिटी सबकी इक्वल हो, है ना। इक्विटेबल जो मीनिंग है वो आया है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब भी यही होता है कि आप सबको समान अवसर देते हो। और समान अवसर इस प्रकार से दोगे, यदि किसी को ज्यादा जरूरत चाहिए, समान अवसर देने का मतलब यही कि आपका आउटपुट समान आना चाहिए, है ना। इनपुट समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब किसी को ज्यादा नीड है उसको आप ज्यादा देके, और किसी को कम नीड है तो उससे लेके आप उसको दूसरे को वो फैसिलिटीज देते हो। ठीक है। तो इक्विटी और इक्वलिटी, ये दोनों चीजें अलग है। इक्विटी का मतलब होता है आप सबको मतलब एक समान अवसर प्रदान करते हो, चाहे उसके लिए किसी से लेना पड़े, किसी को देना पड़े, है ना। तो इसका मतलब अच्छा, क्रिएटिंग स्किल्ड वर्क वर्कफोर्स फॉर आईटी सेक्टर, केवल आईटी सेक्टर के लिए नहीं है ना, ये तो एजुकेशन की बात है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, केवल ऐसा भी हमारा हेतु नहीं है। तो हमारा क्या है? अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी। हमें इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। ओके। नेक्स्ट, बाय व्हाट ईयर डज एनईपी 2020 एम फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम सेकंड टू नोन? तो इसका मतलब क्या है? ये पॉलिसी क्या कहना चाह रही है? इस पॉलिसी में
जैसे दिस पॉलिसी, इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है, दिस पॉलिसी स्टेट्स दैट द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकंड टू नोन। ठीक है, इसको सेकंड टू नोन यदि कहां पर आता है वर्ड, तो उसको आप 2040 लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कुछ जो गोल है वो 2030 तक लेने हैं अपने को, है ना, कुछ 2050 तक लेने हैं, लेकिन सेकंड टू नोन जहां पर आपका वर्ड आएगा, आपको 2040 लगा के आगे बढ़ जाना है। एनईपी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच सेंचुरी, ये किस सेंचुरी की पहली है? आप देखोगे तो ये 21st की पहली जो एजुकेशन पॉलिसी है। वैसे तो जो एजुकेशन पॉलिसी है इससे पहले भी आई हुई है, ठीक है, उस एक में कुछ एमेंडमेंट भी हुआ था, लेकिन इस सदी की एनईपी 2020 पहली अपनी एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, इससे पहले वैसे दो भी आई हुई है, वो इस सदी में नहीं थी, वो इसमें थी, वो 20th सेंचुरी में थी। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे 1968 है, 1986 है, ये किस में आता है? ये आएगा 20th सेंचुरी में। और जो आप इससे आगे बढ़ जाओगे, जब 20 से आप आगे बढ़ोगे तो ये 21st सेंचुरी स्टार्ट होगी ना, तो 21st सेंचुरी में क्या है, ये 21st सेंचुरी की ये पहली अपनी एजुकेशन पॉलिसी रहेगी। और अभी क्या है आगे, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? एसडीजी, एसडीजी की फुल फॉर्म भी आ सकती है। और ये कहना चाह रहा है कि इसका गोल है स्पेशली मेंशन इन 2020। तो ये क्या आपका इसमें एसडीजी 4 का मतलब क्या है? एसडीजी 4 जैसे इसमें बताया है, पॉलिसी मेंशन गोल education development agenda reflected in the goal for SDG 4 in of 2030 agenda of sustainable development, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां तक बात आएगी, तो ये किस में आएगा? अपना SGD 4 में आएगा, SDG 4 में आएगा, जिसमें क्या कह रहा है वो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे उसको हमको, मतलब 2030 तक हमें ये एजेंडा प्राप्त कर लेना है ना। तो अब आगे क्या कहना चाह रहा है ये, व्हाट इज आइडेंटिफाई एज ग्रेट लेवलर इन द पॉलिसी, है ना। तो भाई इस पॉलिसी में ग्रेट लेवलर का काम क्या कौन करना चाह रहा है? यहाँ पर आप देखोगे, पॉलिसी कह रही है कि भाई एजुकेशन इज द ग्रेट लेवलर is the best tool of achieving economic and social mobility, inclusion and equality। तो ग्रेट लेवलर, आप केवल टेक्नोलॉजी से मतलब एक समान नहीं आ सकते, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं कर पाओगे, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से भी नहीं हो पाएगा। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को, हर व्यक्ति को इंक्लूसिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दे सकती है, सोशल मोबिलिटी और एक सोशल इकोनॉमिक अचीविंग के तौर पे देखी जा सकता है, और इक्वलिटी की बात करती है। एजुकेशन से ही मतलब समाज का हर वर्ग इक्वलिटी की तरफ बढ़ पाएगा, इसीलिए एजुकेशन को ही इस पॉलिसी में ग्रेट लेवल बोला गया है। which which of these is not mentioned as challenge requiring multidisciplinary learning, इनमें से कौन सा जो जो मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कौन सा चैलेंज रिक्वायरिंग नहीं है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए? मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का मतलब पता ही है आपको, कि आपको केवल एक सब्जेक्ट से ना बंध के आपको वेरियस ऑफ सब्जेक्ट्स की तरफ आपको एक्सप्लोर करना होता है। तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा चैलेंज है जो मेंशन नहीं है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए? तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसी मेंशंस क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, depleting resources, but not space exploration, especially in the context। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, उस स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात इसमें नहीं हुई है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना, इंक्रीजिंग पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है ना, पॉलिसी में सब क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया हुआ है, पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो आप इसके साथ बढ़ जाओगे, ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे क्या है भाई,
Policy states education must move toward less content and more towards learning about how to think critically and solve problem। यही जो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ये कहना चाह रही है कि भाई आप है ना जो कंटेंट को तो कम करो पढ़ाई का, और आप क्रिटिकली सोचना शुरू करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप बढ़ो, ऐसा सीखो। इसमें आप बात करते हो एनईपी 2020, व्हाट शुड एजुकेशन मूव टुवर्ड्स। ये क्या आपको बताना चाह रही है? मोर कंटेंट और लर्निंग नहीं, और इसमें स्पेशलाइजेशन इन सिंगल सब्जेक्ट, केवल एक सिंगल सब्जेक्ट में नहीं, ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी के तरफ बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिव डिजिटल एजुकेशन, केवल डिजिटल एजुकेशन को ही एक्सक्लूसिवली आगे बढ़ाना नहीं, ये कहना चाह रहा है लर्निंग हाउ टू लर्न एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एनईपी 2020 का जो मेन कोर है ये यहीं से होके गुजरता है। व्हाट मस्ट पेडागोजी इन्वॉल्व टू बिकम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। जो पेडागोजी इसमें जो बताया हुआ है कि भाई जो इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेडागोजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि भाई जो पॉलिसी है वो कह रही है कि पेडागोजी मस्ट बिकम मोर एक्सपेरिमेंटल होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट का, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड इन इक्वेरी ड्राइवन डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्नर सेंटर्ड डिस्कशन बेस्ड फ्लेक्सिबल एंड इंजॉयबल। तो इसमें आप देखते हो कि भी जो ज्यादा रिजिड एंड स्ट्रक्चर नहीं, मोर एक्सपेरिमेंटल होलिस्टिक लर्नर सेंटर, यही हो पाएगा। मोर एग्जामिनेशन फोकस नहीं, मोर टीचर डायरेक्टर नहीं, तो ये मोर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड होता है, होलिस्टिक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, मोर एक्सपेरिमेंटल की बात करता है। इसी के कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, बी के साथ आठवें का आप आगे बढ़ जाओगे। फिर क्या कहना चाह रहा है? व्हाट शुड बी what should the curriculum include to make education well rounded। well rounded का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप यहाँ बात करते हो ओनली साइंस एंड मैथमेटिक्स नहीं, ओनली वेकेशनल स्किल्स नो, ओनली डिजिटल लिटरेसी नहीं, तो ये बेसिकली बेसिक आर्ट्स क्राफ्ट्स ह्यूमैनिटीज गेम्स स्पोर्ट लैंग्वेजेस लिटरेचर कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ एनईपी 2020 रिगार्डिंग इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन। भाई इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या है एनईपी का विजन? क्या ये आप इंडस्ट्रियल सुपर पावर को में कन्वर्ट हो जाओगे? इंडिया को ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रियल सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो? क्या केवल मिलिट्री पावर में? नहीं। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग हब में? नहीं। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो आप इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो ये आप देखते हो एनईपी 2020 का विजन क्या रहेगा कि भाई इंडिया को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज भारत। इंडिया इज दैट इज भारत। जो अपने जो अपने संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना। सस्टेनेबली इनटू इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट knowledgeable society। what must be the curriculum develop among student regarding fundamental duties। देखो बच्चों, हम है ना इसमें लगभग इस सीरीज में 300 प्लस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आपको बड़ा पेशेंस से चीजों को सुनना है और समझना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको साथ में लाइक करके इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द कैरिकुलम डेवलप अमोंग स्टूडेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप करती है ना? क्या इंडिफरेंस करती है, डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट करती है, क्रिटिकल एनालिसिस ओनली। ओनली का तो नेगेटिव मीनिंग जाता है। ऑप्शनल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे पॉलिसी स्टेट्स दैट इट मस्ट डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति बच्चों में क्या करती है? डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बढ़ाती है। ठीक है, कि भाई आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स जैसे होते हैं, ये ज्यादातर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करती है कि भाई आपको राइट्स का तो पता ही होता है, तो आपकी ड्यूटीज भी क्या है ना, उसके बारे में आपकी डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का इसमें काम करती है। ज्यादा जोर इसमें राइट की बजाय क्या है? आपका ड्यूटीज पे है। व्हाट शुड बी इंस्टिल्ड अमंग लर्नर अकॉर्डिंग टू द विजन। क्या ये आप बात करते हो
pride in being India in thought, spirit, intellect, and deeds. Global outlook at expense of Indian identity. Focus on immigration opportunity. No paramilitary, primarily टेक्निकल स्किल्स। तो आप यहाँ पर देखोगे जो लर्नर्स में है ना, क्या इंस्टिल करना चाह रही है ये, क्या उसमें कुल मिलाकर डालना चाह रही है कि भाई डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, है ना। आप जड़ों से इंडिया से जुड़ो और जड़ों से आप भारतीय हो, नॉट ओनली इन थॉट बट आल्सो इन स्पिरिट। आप बौद्धिक स्तर पर, है ना, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी, इंटेलेक्चुअल और डीड्स यानी आप में जो क्रिटिकल थिंकिंग से ये सब सारी चीजें बढ़े, है ना। तो आपको इंडियन, मतलब ये विचार से आपको इंडियन बनाने का विजन रखती है ना। आप स्पिरिचुअल लेवल पर इंडियन बनाने का काम करेगी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर इंडियन जो दिमाग है ना, उसके तौर पर आपको, मतलब प्राइड, यानी उसके लिए आपको कुल मिलाकर आप एज ए इंडियन सोचो, एज ए इंडियन आप दिमाग लगा पाओ, है ना। तो ये कुल मिलाकर लर्नर्स के बीच में बीइंग इंडियन इन थॉट, स्पिरिट एंड इंटेलेक्ट एंड डीड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। विच ऑफ दीज इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल guiding the educational system? So recognizing and fostering unique capability of each student, and standard testing as primary assessment, early specialization in narrow field, separation of art and science नहीं, अर्ली स्पेशलाइजेशन इन नैरो नो, अर्ली स्पेशलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है एनईपी के रिकॉर्डिंग, जो रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, फॉर फोस्टरिंग करता है द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। ये प्रत्येक स्टूडेंट में कुछ न कुछ यूनिक क्षमताएं होती है ना, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी जो क्षमता होती है उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये इसके प्रिंसिपल, और फोस्टरिंग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ, व्हाट इज द हाईएस्ट priority टू बी अकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो आपकी हाईएस्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस एनईपी में, उसमें आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, डिजिटल लिटरेसी बाय ग्रेड 5, फॉरेन लैंग्वेज प्रोफेंसी बाय ग्रेड 8, वोकेशनल ट्रेनिंग बाय ग्रेड 10। तो ये कह रहे हैं अभी क्लास 3, ग्रेड 3 का मतलब क्लास 3 होगी ना, क्लास 3 तक है ना, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफ एल एन, है ना। एफ एल एन की फुल फॉर्म भी आएगी, तो क्या लिखोगे आप? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये आप ग्रेड 3 तक अचीव कर लो, क्लास 3 तक भी बेसिक्स ही आपका, आपको पढ़ना आ जाए और अंकों का ज्ञान हो जाए, किस अक्षर को क्या लिखते हैं, एक का मतलब एक होता है ना, इन दो का मतलब दो होता है, तीन तीन होता है, इस प्रकार, है ना। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल, है ना। और क्लास 3 तक आपकी थोड़ा सा पढ़ना लिखना आ जाए और आप नंबरों की पहचान रखने वाले हो, छोटा मोटा जोड़ गुणा घटा ये सब सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए, यानी क्लास 3 तक। व्हाट शुड लर्नर हैव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या, मतलब लर्नर्स में डेवलप करना चाह रहा है? ये फिक्स्ड लर्निंग एच करना चाह रहा है? नहीं। एक तरफ बात कर रहे हो आप फ्लेक्सिबिलिटी की, एक बात कर रहे हो फिक्स की, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स तो कट ही गया। नो चॉइस इन सब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया। कंपलसरी कॉमन करिकुलम, ये कंपलसरी, ये भी गलत हो गया। एबिलिटी टू चॉइस थ्योरी दियर लर्निंग ट्राइजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो चूजिंग पावर को, है ना, उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है। आप कुछ भी चूज करके उसमें मतलब लर्निंग कर सकते हो, है ना, किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हो, किसी प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ द लर्नर टू चूज दियर
learning trajectory and program thereby choose their own path in life. Okay, what separation should be eliminated according to the principle of no hard separation? ये no hard separation प्रिंसिपल की जो बात होती है उसका मतलब क्या है? बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस ओनली, बिटवीन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर ओनली, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक ओनली। जब आप सेपरेशन कह रहे हो ना कि भाई नो हार्ड सेपरेशन का मतलब है भाई, मतलब हार्ड सेपरेशन का मतलब तो ये है आर्ट ये है और साइंस ये है, दोनों दोनों का कोई मेल नहीं है, अलग अलग चीज है। नो हार्ड का मतलब भाई आप ऐसा नहीं है कि भाई आर्ट के होगे तो केवल आर्ट की ही है, एक यदि सब्जेक्ट मैथ अच्छा लगता है, साइंस का कुछ पढ़ने का मन करता है, या साइंस की होगी कुछ म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन नो हार्ड सेपरेशन प्रिंसिपल है। तो ये केवल आर्ट और साइंस में है, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में है, वोकेशनल एकेडमिक में है, तो आप इसमें देखोगे तो ये सब में है। डी इसका आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक, ये सब में है ना। ये हार्ड सेपरेशन को एलिमिनेट ही करता है। ठीक है, आप बात करते हो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज एम्फेसाइजेस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड। तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड में आप इस एजुकेशन की किस टाइप की एजुकेशन को एम्फेसाइज करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे? स्पेशल एंड फोकस नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक हो सकता है, यही होना चाहिए। थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ओनली तो आएगा ही नहीं, टेक्निकल एंड वोकेशनल तो होगा ही नहीं केवल, है ना। ओनली में तो केवल बस दो ही चीजों की बात हुई। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि आप वेरी सब सब्जेक्ट्स में यदि इंटरेस्ट करते हो तो ये साथ में लेके चल सकते हो। होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। हम policy emphasizing multidisciplinary and holistic education across the क्या है, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी एंड स्पोर्ट्स। व्हाट शुड बी एम्फेसाइज रेदर रोट लर्निंग, आप रोट लर्निंग के बजाय आप क्या बढ़ाना चाहोगे? मोर फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन, conceptual अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग स्कूल हावर्स, होमवर्क असाइनमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप कंसेप्चुअल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस पर ही आप बढ़ावा देना चाहोगे इसे एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। तो वन प्रिंसिपल एम्फेसाइज conceptual अंडरस्टैंडिंग rather than rote learning and learning for exam only, है ना। what should be encouraged to promote legal decision making and inno- innovations? तो आप देखोगे द पॉलिसी मेंशंस encouraging creativity and critical thinking to encourage logical decision making and innovation। तो यहाँ पर अवॉइडिंग रिस्क ये गलत हो जाएगा, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट गलत हो जाएगा, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रिसाइजली नहीं, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। विच वैल्यूज आर मेंशन्ड एज इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट, आप किस चीज को मतलब ऐड करके चलोगे? ओनली एकेडमिक वैल्यू नहीं, एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कम्पिटिटिव स्पिरिट अबोव ऑल, ये सारी चीजों से कम्पिटिटिव स्पिरिट ऊपर रखनी है नहीं, इंडिविजुअल अचीवमेंट ओवर कोऑपरेशन, भाई इंडिविजुअल अचीवमेंट को ही आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे सहयोग की भावना से नहीं। तो एथिक्स, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ आप व्यक्ति का डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। इनकलकेट यही वैल्यूज आप उसके अंदर डालोगे। व्हाट इज प्रमोटेड इन टीचिंग एंड लर्निंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल? मोनोलिंगुअल अप्रोच, एक ही भाषा के तौर पे आके आप आगे बढ़ोगे नहीं, मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेजम ये होगा, इंग्लिश ओनली नहीं, एलिमिनेशन ऑफ लोकल ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक लैंग्वेज को तो आप लोकल लेवल पर भी प्रमोट करोगे इसमें, ठीक है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला जिसमें आगे आप पढ़ोगे, द पॉलिसी मेंशन प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज इन टेक्निकल एंड टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, विच लाइफ स्किल आर स्पेशली मेंशन्ड, भाई इसमें आपकी कौन सी लाइफ की स्किल स्पेशली मेंशन कर रखी पॉलिसी में? ओनली एकेडमिक नहीं, ओनली डिजिटल नहीं, ओनली वोकेशनल नहीं, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रिलाई, ये क्या है, रेजिलेंसी, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें हर चीज पे स्पेशली मेंशन कर रखा है, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क की आपकी भावना बढ़े, ठीक है।
What type of assessment should be focused on rather than समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट की बजाय आपने किस चीज पे फोकस कर रखा है इस लर्निंग में? नो असेसमेंट नहीं, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, मोर कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, एनुअल टेस्टिंग ओनली नहीं। तो ये पॉलिसी एडवोकेट्स करती है, सलाह देती है फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपका रेगुलर बेस पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए फॉर लर्निंग रेदर देन समेटिव। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ये आपका जोर देगी। व्हाट व्हाट शुड बी द एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग? ओनली ट्रेडिशनल मेथड नहीं, ओनली टेक्स्ट बुक नहीं, ओनली क्लासरूम नहीं। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक्सटेंसिवली यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग में क्या आप इसमें बढ़ाओगे आगे? टीचिंग और लर्निंग में टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एआई का आप कमाल देख ही रहे हो। और व्हाट शुड बी रिस्पेक्टेड इन ऑल करिकुलम एंड पेडागोजी? तो आप ओनली नेशनल स्टैंडर्ड्स, ओनली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, ओनली अर्बन रिक्वायरमेंट नहीं। तो डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आप कैरिकुलम और पेडागोजी को मतलब उसमें आप रख के आगे बढ़ोगे। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट इन द करिकुलम। ये करिकुलम को डिजाइन करते हुए आपको डाइवर्सिटी का और लोकल कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना है पेडागोजी और पॉलिसी के बेस पर। ठीक है, व्हाट शुड बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल एजुकेशन डिसीजन? ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, ये फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन यही होगा। ठीक है, तो आपको एजुकेशन डिसीजंस में मेन क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके एजुकेशनल डिसीजंस होंगे उसमें इक्विटी और इंक्लूजन होना चाहिए, सबको लेके चलने वाला और सबको इक्विटी लेवल पे लेके चलने वाला। इक्विटी का और इक्वलिटी का मैंने बताया था। इक्वलिटी का मतलब तो है सेम लाइन पर आप खड़े हो गए, आप दौड़ रहे हो। और इक्विटी का मतलब है यदि कोई हमको पहुंचाने एक जगह पर है, सेम पर है ना, आउटपुट सेम पे पहुंचे, तो किसी को आगे खड़ा करना पड़ जाए ग्राउंड में, किसी को पीछे खड़ा करना पड़ जाए, तो करोगे आप उसको नहीं, उसको इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सबको एक लेवल पर इक्विटेबल बनाना है। व्हाट शुड देयर बी सिनर्जी इन अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन? तो यहाँ पर देखोगे ओनली असेसमेंट मेथड नहीं, ओनली टीचर लर्निंग नहीं, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो सिनर्जी इन करिकुलम across all level of education from early childhood care and care to education to school and education to higher education, स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। तो आप इसमें बी के साथ बढ़ जाओगे करिकुलम लगा के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर कंसीडर्ड द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस का हार्ट कौन है? स्टूडेंट है, पेरेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर एंड फैकल्टी है? नहीं। तो इसमें किसको पढ़ाओगे? स्टूडेंट को ही पढ़ाओगे ना। ठीक है, अच्छा, हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस कौन होगा? इसमें आप टीचर एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचर्स और फैकल्टी ही लर्निंग प्रोसेस की दिल है, हृदय माना गया है। स्टूडेंट्स नहीं रहेगा बच्चे, इसमें टीचर एंड फैकल्टी रहेंगे। हमारे सीखने की प्रोसेस का हृदय कौन है? वो टीचर है ना, क्योंकि टीचर क्या है, एक बेस्ट स्टूडेंट होता है, पढ़ाता पढ़ाता खुद भी सीखता रहता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रेगुलरिटी फ्रेमवर्क इज इनवाइजन्ड इनविजन्ड? तो इसमें आप हैवी एंड रिस्ट्रिक्टिव बोलोगे, लाइट बट टाइट, नो रेगुलेशन, मार्केट डिवीजन ओनली? आप इसमें बोलोगे कि भाई जो पॉलिसी मेंशन क्या कर रही है अपनी, रेगुलरिटी फ्रेमवर्क में आप बात करोगे, ए लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। तो एनईपी में हम कई बार बोल देते हैं ना कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है जिसमें बिल्कुल सारी चीजें लाइट हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में हो सकता आएगा, और वो टाइटली इसको फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें आप बोलोगे लाइट बट टाइट। तो हमारा
फ्रेमवर्क है ना वो रेगुलेट करने का एनईपी को। भाई 2040 तक इसको ये अचीव करवाना है, स्टूडेंट्स में 2050 तक ये अचीव करवाना है, तो आप लाइटली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेकिन टाइटली इसको रेगुलेट कर रहे हो। व्हाट इज द कंसीडर ए को रिक्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पॉलिसी क्या कहना चाह रही है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज कोर रिक्वेस्ट, को रिक्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें रिसर्च की बात आती है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च को ही आपने इस कैटेगरी में डाला है, मतलब जिससे आप आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज को रिक्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यानी एक अच्छे दर्जे की रिसर्च ही अच्छी समझ और अच्छी जो एजुकेशन में डेवलपमेंट कर सकती है। व्हाट शुड बी कंटिन्यूसली रिव्यूड बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड असेसमेंट। तो ये रिसर्च एंड असेसमेंट के बारे में आप रिव्यू करते हो तो कंटिन्यूसली आप किसको करोगे, आप टीचर सैलरी को ही रिव्यू करोगे, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम करोगे, ओनली स्टूडेंट परफॉर्मेंस करोगे, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये ओनली वाले तो होंगे ही नहीं। आप ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, यही आपका कंटिन्यूसली रिव्यू होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन रिसर्च एंड असेसमेंट। What is the considered the best way forward to developing India's talent? तो आप इंडिया टैलेंट को डेवलप करने की बात कर रहे हो, तो क्या आपका बेस्ट वे रहेगा आगे बढ़ाने का? यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन, सेलेक्टिव एलीट इंस्टीट्यूशन नहीं, फॉरेन एजुकेशन फॉर ऑल नहीं, ऑनलाइन कोर्स ओनली नहीं। तो यूनिवर्सल लेवल पर आपकी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन आपको बच्चों को पढ़ाओगे तो ही आपका जो इंडिया टैलेंट है वो डेवलप हो पाएगा, और यही आपका बेस्ट वे है इंडिया को डेवलप करने के लिए, आप आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्हाट डज द पॉलिसी एम टू ब्रिज। भाई जो पॉलिसी है इसका क्या काम है, मतलब किस चीज को किस चीज से जोड़ती है ये? डिजिटल डिवाइड ओनली, गैप बिटवीन करंट लर्निंग आउटकम एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये दो चीजों को यहाँ जोड़ती है, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को नहीं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को नहीं। ये मतलब जहां पर क्या तो हम पढ़ रहे हैं और क्या सोसाइटी को जरूरत है, यानी ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर भी एक गैप को करंट लर्निंग के आउटकम्स, जो करंट में जो हम सीख रहे हैं उसकी क्या आउटकम आ रही है और क्या सोसाइटी को रिक्वायर है, उस गैप के बीच में एक ये ब्रिज है। इस पॉलिसी का एम भी यही है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एजुकेशन मस्ट बिल्ड, भाई एजुकेशन को क्या बिल्ड करना चाहिए? केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं, केवल टेक्निकल स्किल नहीं, ओनली कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, करेक्टर एंड प्रिपेयर फॉर जेन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो यानी एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी हो और वो सीख भी पाए, एम्प्लॉयमेंट लेवल का, वो मतलब अपने रोजगार को भी खुद डेवलप करने की, मतलब रोजगार प्राप्त करने योग्य भी हो पाए, है ना। तो policy state that education must build character and enable learning to be ethical, rational, compensate, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling and employment, है ना। तो अपने एम्प्लॉयमेंट को भी फुलफिल कर पाए, है ना, और रोजगार को प्राप्त करने योग्य हो पाए, यही इसका प्रिंसिपल है। What was the pursuit of knowledge considered in ancient India thought, यानी जो अपना पुरातन भारत था उसमें जो नॉलेज का क्या परस्यूट था ना, तो यानी आप नॉलेज का सोर्स क्या कह सकते हो ना, क्या ये ए वर्ल्डली परस्यूट ओनली, ए हाईएस्ट ह्यूमन गोल, ओनली persist एंड स्कॉलर, क्या केवल इन्हीं के लिए था, सेकेंडरी टू मटेरियल सक्सेस नहीं, ये हाईएस्ट ह्यूमन गोल की बात करता था, है ना। तो इसमें हाईएस्ट ह्यूमन गोल में आप नॉलेज के तीन भागों में डिवाइड कर रखा था पॉलिसी, यानी हम हमारे इंशेंट नॉलेज की बात करें तो नॉलेज, नॉलेज यानी जनन, है ना, विजडम यानी प्रज्ञा, एंड ट्रूथ यानी सत्य। तो
इसमें आप परस्यूट ऑफ नॉलेज को तीन चीजों में डिवाइड कर रखा है इसने, जनन, प्रज्ञा एंड सत्या, है ना, जेपीएस नॉलेज को, है ना। was always considered in Indian thought and philosophy as highest human goal। अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का जीवन का क्या होना चाहिए, नॉलेज को किस भागों में डिवाइड करके पहले हमारे एंशिएंट इंडिया में नॉलेज को कंसीडर किया जाता था। केवल मतलब पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर अच्छा उसको मतलब केवल सत्य से काम नहीं चलेगा, केवल बुद्धिमत्ता से काम नहीं चलेगा, केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा ना, तो सारी चीज को ओवरऑल डेवलपमेंट को ही पहले एंशिएंट इंडिया में नॉलेज का पैमाना दिया हुआ था। व्हाट वाज द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया बियॉन्ड वर्ल्डली प्रिपरेशन। तो आप देखोगे तो गवर्नमेंट सर्विस की बात करेगा, केवल ट्रेड एंड कॉमर्स, मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं, कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ सेल्फ, है ना। तो ये मतलब कंप्लीट रियलाइजेशन यानी वास्तविकता की तो तरफ बढ़ाने की बात करता है, और भाई खुद की लिबरल वैल्यू यानी स्वतंत्रता की बात करता है। पॉलिसी स्टेट दैट एम ऑफ एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया वाज नोट, यानी पुरातन भारत में क्या एजुकेशन का गोल रहा है, वो वास्तविकता की अपने अपने होने के वजूद की तरफ और वास्तविकता के ऊपर ही सारी एजुकेशन टिकी हुई थी, और खुद की सेल्फ मतलब फ्रीडम के बारे में बात थी सारी, है ना। तो नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली, है ना। तो यानी आप यहाँ पर बात करते हो कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, खुद को जानने की दौड़ थी, है ना। विच इंसेंट इंडियन इंस्टीट्यूशन आर मेंशन्ड एज सीटिंग हाई स्टैंडर्ड्स। तो भाई केवल नालंदा के हाई स्टैंडर्ड थे क्या पुरातन भारत में, केवल रिलीजियस स्कूल के नहीं क्या, रॉयल कोर्ट के नहीं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, यानी ये जो अपने इंस्टीट्यूशंस थे पुराने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होते थे पुराने टाइम में, जो कि जाने जाते थे तक्षशिला के नाम से, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, यानी ये सब सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, है ना, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। विच एंशिएंट इंडियन स्कॉलर इज नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट। मतलब आप बात करते हो इस पॉलिसी में किसका जिक्र नहीं हुआ है ना, तो इसमें चक्रा का हुआ है, आर्यभट्टा का हुआ है, चाणक्य का हुआ है, रामानुजम का नहीं हुआ हुआ, क्योंकि रामानुजम तो क्या है आपका 20th सेंचुरी में मैथमेटिशियन हुआ है। इसमें थोड़ा और एंशियंट इंडियन की बात है तो वो काफी पीछे की बात है, पुरातन भारत की बात है ये तो अभी 20th सेंचुरी में ही जन्म हुआ है रामानुजम का। तो पॉलिसी में जिक्र हुआ है इंडियन स्कॉलर का, इनका जिक्र हुआ है चक्र, आर्यभट्टा और चाणक्य का, ना कि रामानुजम का। According to the policy, what must be nurtured and preserved for posterity। तो यहाँ ओनली एंसेंट बिल्डिंग नहीं, ओनली संस्कृत टेक्स्ट नहीं, ओनली ट्रेडिशन नहीं, इंडियाज रीच लेगेसी टू वर्ल्ड हेरिटेज। ये इसमें आप ऑप्शन के साथ बी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। द पॉलिसी स्टेट्स दैट द रिच लेगेसी टू द वर्ल्ड हेरिटेज मस्ट नॉट ओनली nurtured and preserved for prosperity but also researched, enhanced and put new uses, okay, where must the teacher be in the fundamental reform। तो टीचर्स का कहाँ स्थान बताया हुआ है कि टीचर जो फंडामेंटल रिफॉर्म करेगा तो वो परिफेरी पे करेगा, सेंटर पे करेगा, इम्प्लीमेंटर के तौर पे करेगा या इवलेटर्स के तौर पे करेगा, केवल तो केवल पे तो नहीं। ये कुल मिलाकर टीचर को आपको फंडामेंटल रिफॉर्म करना है तो सेंटर पे रखना है, केंद्र बिंदु है टीचर। जब फंडामेंटल रिफॉर्म करने हैं आपको बेसिक तौर पर आपको चीजों को चेंज करना है बच्चे को, है ना, एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिफॉर्म करना है, तो टीचर को केंद्र में रख के ही आप कर पाओगे। वहां लीडर केवल नहीं कर पाएगा क्योंकि टीचर को बच्चों के बारे में ज्यादा पता है, तो टीचर को ही आप केंद्रित करके आप फंडामेंटल रिफॉर्म करोगे। व्हाट मस्ट बी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी
हेल्प री एस्टेब्लिश टीचर एज, टीचर को किस तौर पर वो ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के तौर पर, और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ तौर पे, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरफ नहीं, द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड असेंशियल मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी आप टीचर का जो स्थान है, ये पॉलिसी कहना चाह रही है कि भाई वो इस सोसाइटी का मोस्ट रिस्पेक्टेड और एसेंशियल मेंबर है, इस तौर पर वो आगे बढ़ाना चाह रही है। और व्हाट मस्ट बी द इंश्योर टू रिक्रूट द बेस्ट इनटू टीचिंग, हाई सैलरी ओनली नहीं, शॉर्ट वर्किंग आवर नहीं, केवल गवर्नमेंट हाउसिंग ओनली नहीं, livelihood, respect, dignity and autonomy. The policy states that it inspire, ये इंस्पायर करती है किसी भी टीचर के लिए कि वो रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑटोनॉमी के साथ अपना काम करे, लाइवलीहुड के साथ काम करे, while also high quality control and accountability. Okay, to whom must be quality education system be provided. भाई किन के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की बात कर रहे हैं, केवल अर्बन के लिए, केवल मटेरियल स्टूडेंट के लिए, क्या उन्हीं के लिए जो पैसा दे सकते हैं, ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंस, कोई कहीं रहता हो, सबके लिए एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रही है। ऑन विच ग्रुप शुड देयर बी पर्टिकुलर फोकस, किस पे फोकस किया हुआ है पर्टिकुलरली, केवल हाई अचीवर्स के लिए, केवल अर्बन के लिए, केवल रूरल एलिट के लिए नहीं, हिस्टोरिकली marginalized, disadvantaged, understanding, अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप। आप देखते हो जो कुल मिलाकर जहां पर बात करते हैं, जो पिछड़ गए हैं बिल्कुल, आज तक जिनकी कोई सुध नहीं ली गई है, तो ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस होगा कि भाई इनको भी अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको भी साथ लेके चलना है। हाईली हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, इधर उधर बेचारे को मुंतु है जो है ना, उनको भी पढ़ाने की बात इसमें करी गई है। तो पॉलिसी मेंशन पर्टिकुलर फोकस ऑन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेजेस एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, जिनका आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है कोई। व्हाट मस्ट इनिशिएटिव इंश्योर फॉर स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो इसमें भाई इसमें सेपरेट इंस्टीट्यूशंस की बात करेगा क्या उन बच्चों के लिए जो, जैसे इसका एग्जांपल यही है, जैसे जो बागड़ी लोहार होते हैं बेचारे, उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं होता है, इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाकर अपना छोटा मोटा सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए आप क्या करोगे एक्स्ट्रा, सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाओगे, टारगेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर एंड एक्सेल, लोअर स्टैंडर्ड, स्पेशल एग्जामिनेशन, आप उसमें कुल मिलाकर भाई the policy states that initiative must ensure that such students are provided various targeted opportunity to enter and excel in the education। उनके लिए आपको इसमें बताया टारगेटेड अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास, है ना। तो कुल मिलाकर उनको इंश्योर करना है भाई, स्पेशल कुछ चीजों के लिए भाई ये फैसिलिटी केवल इन लोगों के लिए है, वही प्रवेश कर सकते हैं, वही उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। तो आपको टारगेट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी उनको। व्हाट मस्ट बी द इनकॉर्पोरेटेड थिंकिंग इनटू अकाउंट लोकल एंड ग्लोबल नीड, तो आप देखते हो केवल मॉडर्न स्टूड एलिमेंट की बात हो रही है, केवल ट्रेडिशन एलिमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एलिमेंट नहीं। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी, तो इसमें प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पॉलिसी स्टेट्स दैट these element must incorporated taking into account the local and global needs of country, यानी देशीय स्तर और इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, देशी और विदेशी स्तर पर क्या हमारी जरूरत है, उस उस पर हम बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इसी के बारे में बात करती है, ठीक है। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। व्हाट इज द कंसीडर क्रिटिकल फॉर नेशनल प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो पॉलिसी क्या कहती है, इंस्टेलिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट वेरिड सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजी नीड्स इट्स inimitable artistic language knowledge traditions is considered critical for purpose of national pride self confidence self knowledge
कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें इंस्टिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड क्या हो जाएगा, इट्स ट्रेडिशंस, इसके साथ आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब आप इंडिया के बारे में ज्यादा जान पाओगे, है ना। इंडिया के नेशनल प्राइड कब बढ़ेगा आपका, या आपका जो विश्वास कब बढ़ता है, यदि आप सारी चीजें पढ़ रहे हो और उसको रिलेट कर रहे हो, अपने देश से ही रिलेट कर रहे हो, उसके हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हो, उसके ट्रेडिशंस, उसकी परंपराओं से रिलेट कर रहे हो, उसकी नॉलेज को, है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स की बात बात करते हो, तो बहुत सारे हमारे मैथमेटिशियन एंशियंट इंडिया में हुए हैं। उनकी रिसर्च के साथ आज की जो रिसर्च को आप क्या करते हो, मतलब कोलोबरेट करते हो, जोड़ते हो चीजों को, या रिलेट करके समझते हो, तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, नेशनल प्राइड का विषय बनता है आपका। यानी ठीक है, जैसे इन्फिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जीरो के बारे में पढ़ते हैं, नंबर के बारे में पढ़ते हैं ना, या आप बायोलॉजिकल लेवल पे पढ़ते हो चीजों को, सुश्रुत को पढ़ते हो, है ना। इकोनॉमिक्स पे चाणक्य पढ़ते हो, ये जब जब चीजें पढ़ते हो ना आप, तो आपका नेशनल प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। व्हाट डिड प्रीवियस पॉलिसी लार्जली फोकस ऑन। भाई पहले जो पॉलिसी थी वो किस पे फोकस करती थी, केवल क्वालिटी पर, केवल एसेस एंड इक्विटी पर, हायर एजुकेशन पर, टेक्निकल एजुकेशन पर। तो जो पहले वाली पॉलिसी थी वो अपनी फोकस करती थी अब तक भी एसेस एंड इश्यूज ऑफ एसेस एंड इक्विटी। तो भाई सबको मिल जाए, और इक्विटेबल पर, यानी जितनी भी एनईपी अपनी आती है एजुकेशन पॉलिसी में, मेन इक्विटी तो ऑलवेज रहेगा, और उसकी पहुंच भी सब तक हो। तो एसेट एंड इक्विटी पर भी उनका फोकस रहा है, जैसे इस पॉलिसी का रहा है, आगे वाली का भी यही रहेगा। विच प्रीवियस पॉलिसीज अनफिनिश एजेंडा इज डिफॉल्ट विद इन एनईपी 2020। इसने आप बात करते हो कि भी इस पॉलिसी में अनफिनिश एजेंडा है ना, उसकी बात करेंगे तो कौन सा एजेंडा था अपना, अनफिनिश एजेंडा ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज 1986 मॉडिफाइड इन 1992 एनपीई। यानी जो ये मॉडिफिकेशन हुआ है ना, अमेंडमेंट भी हुआ था इसमें, एक में इस वाली पॉलिसी में, इज अप्रोप्रिएटली डिफॉल्ट विद इन दिस पॉलिसी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, बी, एनईपी अनफिनिश एजेंडा को भी इसने कवर कर लिया है। 1986 जो कि बाद में 92 में क्या हुई थी, ये अमेंडमेंट हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, 92 में कौन सी मतलब एजुकेशन पॉलिसी को अमेंडमेंट किया था, या किस पॉलिसी को, कौन सी पॉलिसी आई थी जो 92 में आपकी क्या हुई थी, अमेंडमेंट हुआ था उसमें। तो एनईपी 1986 वाली को अमेंडमेंट किया था, और उसी के जो अनफिनिश एजेंडाज को इसने क्या किया है, डिफ डिलेट किया है ना। ठीक है, उसको मतलब कवर कर लिया है। व्हाट लेड डाउन लीगल अंडरपिनिंग फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो भाई आप इसमें बात करते हो, द पॉलिसी स्टेट दैट मेजर डेवलपमेंट सिंस इन लास्ट पॉलिसी 1986 by 92 has been to right of children to free and compulsory education act in 2009। यानी 2009 में अपना राइट क्या आया था भाई, राइट टू एजुकेशन आया था, बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए, विच लेड टू लीगल अंडरपिनिंग फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, व्हाट लेड डाउन लीगल अंडरपिनिंग फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आ जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। पॉलिसी का एक्चुअली पर्पज क्या है इसका, वे टू प्रोड्यूस जॉब सीकर, टू डेवलप ह्यूमन गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, यही हो जाएगा। केवल एंटरप्रेन्योर को या जॉब सीकर को बढ़ाना है, केवल एजुकेशन की का काम, एजुकेशन को
एग्जामिन को प्रिपेयर करने का ही है, नहीं। एक ह्यूमन अच्छा इंसान बनाने का जो कि कैपेबल हो रैशनल थॉट का और एक्शन लेने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन डज द एजुकेशन सिस्टम एम टू प्रोड्यूस? भाई हम किस प्रकार के नागरिकों को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू से? केवल एकेडमिक ब्रिलियंट होने चाहिए नहीं, केवल टेक्निकल स्किल्ड होने चाहिए नहीं, केवल ग्लोबली मोबाइल होने चाहिए नहीं, जो कि क्या हो, प्रोडक्टिव भी हो, कंट्रीब्यूटिव सिटीजन फॉर इक्विटेबल एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव हो, और प्लूरलिस्ट सोसाइटी और एंगेज हो, है ना? तो कुल मिलाकर इसका एम यही रहेगा कि भाई प्रोड्यूसिंग एंगेज प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटिव सिटीजन फॉर building equitable, inclusive, plural society as advised by the constitutions, है ना? इन सब काम को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। What should every student feel in good education institution? भाई ये जो पॉलिसी क्या कहना चाह रही है कि गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन इन विच एवरी स्टूडेंट फील वेलकम्ड एंड केयर्ड, है ना? तो गुड इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन वही होगी कि जो ऐसा नहीं कि केवल कॉम्पिटिटिव प्रेशर देना, आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट रखे बच्चों को, नहीं। कॉन्स्टेंटली एवेल्यूट केवल जरूरी नहीं है, जो हर बच्चे के लिए स्वागत करने वाला हो और उसकी संभाल करने वाला हो, तो उसको ही इसने गुड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा है। व्हाट मस्ट एग्जिट इन गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ओनली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, ओनली डिजिटल नहीं, ओनली लार्ज क्लासरूम नहीं, ए सेफ एंड साइमल्टेनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें सेफ एनवायरनमेंट है और साइमल्टेनियसली आप साथ में एक साथ में कई चीजें सीख पा रहे हो। ठीक है, तो फिर व्हाट मस्ट बी ऑफर्ड इन गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ओनली कोर सब्जेक्ट, ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ओनली एकेडमिक, ओनली वोकेशनल नहीं, ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, व्हाट मस्ट बी द अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट इन गुड इंस्टीट्यूशन? केवल टेक्स्ट बुक मिले उसको उस स्कूल में तो ये अच्छा स्कूल या अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? केवल डिजिटल डिवाइस, केवल लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं, गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, तो ये आप उसको गुड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में डालोगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका आपको फुल फॉर्म किसका है ये? ई डबल सी ई, ई डबल सी ई का क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं? इसमें भी 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है अपने। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड cumulative ब्रेन डेवलपमेंट occurs पीरियड टू एज 6? तो इसमें क्या कह रहा है भाई, ओवर 85% ऑफ चाइल्ड cumulative ब्रेन डेवलपमेंट ओवर एज 6, यानी 6 उम्र की तक, है ना, लगभग बच्चे का 85% से ज्यादा दिमाग डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पेडागोजी का भी क्वेश्चन है बच्चे के। 80% ऑफ द चाइल्ड क्युमुलेटिव ब्रेन डेवलप हो जाता है 6 साल तक। व्हाट बाय व्हाट यू मस्ट यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ई डबल सी ई इज बी अचीव्ड? मतलब क्वालिटी ऑफ ई डबल सी ई आपको कब तक अचीव करनी है? यूनिवर्सल प्रोविजनली लेवल पर। तो आपका इसमें बताया है नो लेटर देन 2030, है ना? तो 2030 तक आपको अचीव कर लेना है क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एजुकेशन मस्ट thus be achieved as soon as possible, not later than 2030. What is the primary goal of achieving universal ECC? To prepare children for competitive exam नहीं, to reduce parent burden नहीं, to create preschool industry नहीं। इसमें आपका पॉलिसी स्टेट कर रही है टू इंश्योर दैट all student entering grade 1 are
स्कूल रेडी। तो इसमें जो ग्रेड 1 के लिए बच्चा रेडी हो जाए तो उसको स्कूल में एंट्री मिल जाए, उसके लिए आप इंश्योर करोगे सभी स्टूडेंट को। ठीक है, यदि उसकी ग्रेड 1 यानी क्लास 1 तक की उसकी उम्र होगी है तो हर बच्चा स्कूल तक पहुंच जाए, यही इसका यूनिवर्सल अचीविंग गोल है। यानी बड़े लेवल पर इसका यही इसका गोल रहेगा। ई डबल सी ई आइडियली कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ लर्निंग? केवल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेगा, केवल डिजिटल लर्निंग, लिटरेसी, न्यूमरेसी ड्रिल नहीं, फ्लेक्सिबल, मल्टी फैक्टेड, प्ले बेस, एक्टिविटी बेस, खेल खेल में सिखाना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक चीज से दूसरी चीज भी सीख सकते हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी इसका मेन जो आपका आइडिया है यही रहेगा लर्निंग का। विच ऑफ these नॉट लिस्टेड एज पार्ट ऑफ ई डबल सी ई लर्निंग? क्या इसमें ई डबल सी लर्निंग में कौन सी चीज आपको लिस्ट नहीं मिलेगी भाई? अल्फाबेट एंड लैंग्वेज, आउटडोर प्ले, एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस है ना, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आप बच्चे को नहीं सिखा पाओगे तो यही आपकी इस लिस्ट में नहीं है। अल्फाबेट लैंग्वेज सिखाओगे, आउटडोर प्ले यानी जो घर से बाहर वाले जो खेल है उनके बारे में बात करेगा, म्यूजिक और मूवमेंट के बारे में बात करेगा, तो एडवांस कैलकुलस नॉट मेंशन एज पार्ट ऑफ ई डबल सी ई। व्हाट डज ई डबल सी ई इंक्लूड? ए फोकस ऑन डेवलपमेंट, ओनली एकेडमिक स्किल नहीं, ओनली कॉम्पिटिटिव नहीं, ओनली इंडिविजुअल नहीं, सोशल कैपेसिटीज, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, क्यूरियोसिटी एंड एथिक्स। व्हाट आर द डोमेन फॉर ऑप्शनल आउटकम इन ई डबल सी ई? ओनली कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, ओनली लिटरेसी न्यूमरेसी, ओनली मोटरसाइकिल्स नहीं, मोटर स्किल्स के बारे में केवल नहीं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, इथिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे हु विल डेवलप द नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ई डबल सी ई। यानी ई डबल सी ई के लिए नेशनल लेवल पर जो सिलेबस की बात कर रहा है, पेडागोजिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, करिकुलर की बात कर रहा है, तो कौन तैयार करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ WCD, NCERT, SCERTS, स्टेट गवर्नमेंट। इसका काम जो देखता है वो NCERT करता है, नेशनल करिकुलम जो भी बनती है। तो इसमें आप देखते हो द पॉलिसी स्टेट दैट इन नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। ठीक है, और जो NCERT जो बात करती है हाउ मेनी पार्ट विल बी NCPFE डबल सी ई। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एनसीपी क्या है यहाँ पर? नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, NCPF, नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। और आगे ई डबल सी ई का तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके कितने पार्ट हैं आप देखते हो? ओनली पार्ट 4 0 से 8 ईयर, 2 पार्ट 4 2 पार्ट 4 0 to 3 एंड 3 to 8, 3 पार्ट 4। इसमें जो बात हुई है, we policy state that it is be developed in 2 parts, namely sub framework 0 to 3 एंड सब फ्रेमवर्क 3 to 8 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इसमें 2 पार्टों की बात होगी, 0 से 3 और 3 से 8। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए इसमें। व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन? तो पॉलिसी स्टेट दैट with numerous rich local tradition for India developed over millennia in ECE
involving arts, story, poverty, games, poetry, games, songs, and more will be the sustainable. हेलो, नमस्कार जी, बताओ जी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। हम्म। अभी मैं वहाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं अभी जाके उसको करता हूँ बच्चे, ठीक है। और आपको दोपहर तक है ना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। हम्म, बच्चे थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ, मैं कर लूंगा आपकी बात, है ना। ठीक ठीक है जी, ओके। ठीक ठीक ठीक। तो बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं इसमें ही कि भाई जो हम पार्ट्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, हाउ मेनी पार्ट्स विल बी द एन सी पी एफ ई डबल सी ई। इसमें दो पार्ट रहेंगे अपने, 0 से 3 और 3 से 8 ईयर ओल्ड को आप अलग अलग बच्चों को दो दो पार्टों में डिवाइड करोगे, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडियन ट्रेडिशंस के भी यहाँ पर आप मतलब जो बात कर रहे हो, फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हो किसके लिए, रिच लोकल ट्रेडिशन इन्वॉल्विंग आर्ट, स्टोरी, पोएट्री, गेम्स एंड सॉन्ग्स। ओनली मॉडर्न नहीं, ओनली वेस्टर्न नहीं, ओनली डिजिटल नहीं हो पाएगा। हु विल बी द फ्रेमवर्क सर्व एज गाइड फॉर। भाई जो फ्रेमवर्क है, जो वो किसके लिए मतलब गाइड करने का काम करेगा, केवल टीचर के लिए, केवल पेरेंट के लिए, टीचर और मतलब पेरेंट और ई डबल सी ई इंस्टीट्यूशन के लिए, ओनली पॉलिसी मेकर के लिए नहीं। इसमें बात करोगे आप, भाई जो ये फ्रेमवर्क जो तैयार हो रहा है ना, 0 से 3, 3 से 8 वाला, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग, जो एज ग्रुप के लिए अलग अलग करिकुलम डिजाइन हो रहा है, ये फ्रेमवर्क किसके लिए हेल्प करेगा, किसको गाइड करेगा ये पेरेंट को भी करेगा, ये ई डबल सी इंस्टीट्यूशंस को भी करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। व्हाट इज द ओवर रीचिंग गोल फॉर ई डबल सीई असेस। तो इसमें आप बात करोगे कि केवल अर्बन के लिए, केवल असेस के लिए, केवल प्राइवेट प्रोविजन के लिए, केवल डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, आप इसमें बात करोगे। द पॉलिसी स्टेट दैट ओवर रीचिंग गोल विल बी इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ईसी ई डबल सीई अक्रॉस द कंट्री इन फेज्ड मैनर, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल अप्रोच टू हाई क्वालिटी ईसीई अप्रोच इंडिया, आपको ओवरऑल पूरे भारत में हाई क्वालिटी ऑफ ईसीई को फ्रेमवर्क को डेवलप करना है, ठीक है, पहुंचाना है आपको। हु विल रिसीव स्पेशल अटेंशन एंड priorities in ECC expansion, urban elite area, only tribal area, only metropolitan cities नहीं, ये discrete and localized locations that are socio-economically disadvantaged। आपको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी फ्रंट में लेके आना है ना। तो इसमें जो एक्सपेंशन की बात हो रही है, the policy states that special attention and priority will be the given to the district and location that are particularly socio-economically disadvantaged, जो कुल मिलाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट और लोकेशंस को आपको आइडेंटिफाई करके स्पेशल उन पे ध्यान रखना है। ईसीसी एक्सपेंशन का यही इसका प्रायोरिटी बेस पर आपको आगे बढ़ना है। ईसी ई डबल सीई will they deliver through the strengthened system of institution which is not one of them stand on alone angadwadis co-located with primary school, exclusive online preschool, stand on preschool। तो इसमें आप बात करोगे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन
preschool are not mentioned. Fourth type of mention is preschool sections covering at least age 5 to 6 year co-located with existing primary school. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आंगनबाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल। ठीक है, आगे आप बढ़ जाओगे। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्री स्कूल, स्टैंड ऑन प्री स्कूल, तो इसमें क्या बनना चाहिए, फोर्थ टाइप ऑफ ये ऑनलाइन वाला, क्योंकि बच्चे को 5 से 6 साल बड़े को आप ऑनलाइन लेवल पे चीजों को नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, हाँ ये आंगनबाड़ी की बात करोगे और प्राइमरी स्कूल के साथ आंगनबाड़ी को भी जोड़ोगे, है ना, साथ में ही, मतलब यहाँ स्कूल है, यहाँ आंगनबाड़ी के साथ साथ में रखना है। और प्री स्कूल्स को स्कूल के साथ, है ना, प्राइमरी के साथ हाई स्कूल को, इनको तो जोड़ के चलोगे, लेकिन आप ऑनलाइन ऑनलाइन लेवल की बात नहीं करोगे बच्चों को। ठीक है, व्हाट विल आंगनबाड़ी सेंटर्स बी स्ट्रेंथन्ड विद, भी आंगनबाड़ी के बारे में आप आने वाले टाइम में आंगनबाड़ी सेंटर है वो स्ट्रेंथन्ड विद किसके साथ वो मजबूत होंगे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, प्ले इक्विपमेंट के साथ, वेल ट्रेन्ड वर्कर के साथ, ओनली डिजिटल, ओनली एकेडमिक, ये नहीं होगा है। हाई आंगनबाड़ी जो सेंटर होंगे वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बढ़ेंगे आगे, प्ले इक्विपमेंट अच्छा हो उनके साथ, खेलने की सामग्री अच्छी हो, वेल ट्रेन्ड वर्कर होने चाहिए, है ना। तो आंगनबाड़ी पे भी इसने विशेष ध्यान दिया है। व्हाट शुड एवरी आंगनबाड़ी हैव, हर आंगनबाड़ी के पास क्या क्या होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, एसी नहीं, कंप्यूटर लैब नहीं, होगा ही नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइंड चाइल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग, तो ये आपकी आंगनबाड़ी के बारे में विशेषता होनी चाहिए आने वाले टाइम में। एवरी आंगनबाड़ी विल हैव वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइंड और चाइल्ड फ्रेंडली, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग with enriched learning environment. What will children in Anganwadi center do to ease transition to primary school? तो टेक एंट्रेंस एग्जाम, बच्चे से एग्जाम थोड़ा लोगे आप, वो भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं। स्टार्ट फॉर्मल करिकुलम अर्ली, टेक एक्टिविटी फील्ड टू लोकल स्कूल, स्टार्ट फॉर्मल करिकुलम अर्ली, हैव प्राइमरी टीचर विजिट आंगनबाड़ी रेगुलरली। तो इसमें आप देखोगे जो पॉलिसी कह रही है भाई, चिल्ड्रन इन आंगनबाड़ी सेंटर शैल टेक एक्टिविटी फील्ड टूर एंड मीट द टीचर एंड स्टूडेंट दियर लोकल प्राइमरी स्कूल, तो इसमें ये आ जाएगा, टेक एक्टिविटी टू लोकल प्राइमरी स्कूल। ठीक है, न कि आप फॉर्मल कैरिकुलम को स्टार्ट करवा दोगे, एंट्रेंस को करवा दोगे, है प्राइमरी विजिट, ये भी नहीं होगा। तो इसमें बच्चे को, मतलब कभी कभार स्कूल में लेके जाओगे आंगनबाड़ी को, जैसे बच्चे को 5 साल होते स्कूल में जाना है ना, उससे पहले 1-2 बार स्कूल में विजिट करवा दिए लोकल प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, हाउ विल आंगनबाड़ी बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल सिस्टम, कैसे आंगनबाड़ी स्कूलों को इसने इंटीग्रेट कर रखा है भाई, अलग अलग रख के स्कूल को, आंगनबाड़ी को अलग करके, फुली इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये इसमें यही है कि भाई स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, तो ये मान लो प्राइमरी स्कूल है, ये आपका हाई स्कूल है, प्राइमरी हाई स्कूल, तो आपको है ना, जो आंगनबाड़ी भी है ना वो इसी के अंदर ही ना, इसी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही उसको इंटीग्रेट करना है, बाहर नहीं रखना। ताकि उनको कल को बच्चों को ये बता रहे हैं कि भाई ये आंगनबाड़ी में, मतलब आंगनबाड़ी में आता है ना, तो बच्चा उसको ये ध्यान रहे कि इसके बाद मेरे को यहाँ जाना है, इस प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों के साथ, है ना, 5 की एज होने के बाद ही, और फिर उसके बाद यहाँ उसको पहले ही थोड़ा सा पता हो जाता है फिर इसमें ना, who will be invited to participate in school and complex program, तो ओनली आंगनबाड़ी चिल्ड्रन, आंगनबाड़ी चिल्ड्रन पेरेंट टीचर,
तो आप सबको बुलाओगे, केवल चिल्ड्रन को, केवल टीचर्स को, केवल स्कूल टीचर्स को नहीं इनवाइट करोगे। स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में आप सबको बुलाओगे। बिफोर व्हाट एज विल एवरी चाइल्ड मूव टू प्रीपेरेटरी क्लास? प्रीपेरेटरी क्लास में आप जब बात करते हो, किस एज में आप बच्चे को भेजोगे? तो वो 5 की एज, ठीक है। इट इज इनवाइज्ड दैट पीरियड टू द एज 5 चाइल्ड विल मूव द पेरिपेरेटरी क्लास एंड बाल वाटिका। बाल वाटिका या पेरिपेरेटरी क्लास एक ही बात है। तो आप 5 साल से पहले बच्चे को पेरिपेरेटरी क्लास या बाल वाटिका में भेजोगे, ठीक है। व्हाट विल बी द पेरिपेरेटरी क्लास है? पेरिपेरेटरी या बाल वाटिका क्लास के पास क्या होता है? रेगुलर प्राइमरी स्कूल टीचर, CEE क्वालिफाइड टीचर। तो आप पेरिपेटरी क्लास में बताते हो कि भाई जो बाल वाटिका में जो टीचर लगेंगे, पेरिपेटरी क्लास में जो लगेंगे, वो ECCE क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, ठीक है। व्हाट विल लर्निंग इन प्री पेरिपेटरी क्लास बी प्राइमरी बेस ऑन? तो प्राइमरी बेस क्या रहेगा प्री पेरिपेटरी क्लास का सीखने का? क्या ये टेक्स्ट बुक के बेस से सीख पाएंगे? नहीं। क्या रट्टे मार के सीख पाएंगे? डिजिटल एप्लीकेशन से सीख पाएंगे? नहीं। खेल खेल से सीखेंगे, प्ले बेस्ड लर्निंग। भाई 5 साल से छोटा बच्चा है, तो 5 साल से छोटा बच्चा किताबों से या डिजिटली या रोट लर्निंग से नहीं सीख पाएगा, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। व्हाट विल बी द फोकस ऑफ प्री पेटरी क्लास लर्निंग बी? एडवांस एकेडमिक? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम? भाई प्री पेटरी की बात हो रही है ना, फॉरेन लैंग्वेज की बात होगी नहीं। तो आप यहाँ पर डेवलपिंग कोग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, यानी भाई साइकोमोटर एबिलिटीज, अर्ली लिटरेसी न्यूमेरेसी, है ना। तो यानी कुल मिलाकर प्रीपेटरी क्लासों में आपको उसके मानसिक तौर पे उसका विकास करना है, खेल खेल में चीजों को सिखाना है। साइकोमोटर एबिलिटीज यानी आपको कुल मिलाकर बच्चे को अपने हाथ धोने आते हैं खाने के बाद, है ना। इस प्रकार से ब्रश करना सीख लिया है छोटे लेवल पर अपने काम, कुछ मिलाकर साइकोमोटर एबिलिटीज। अब भाई अ, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ये मतलब आप अपने शरीर के अंगों का उसको इस्तेमाल बता रहे हो, ठीक है। और कैसे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, कैसे आपको उतरना है ना। इस लेवल पर अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी, यानी जो बेसिक सी छोटी मोटी चीजें पढ़ पाओ, और न्यूमेरिकल जो आपकी काउंटिंग वगैरह है वो आप सिखा सकते हो प्रीपेटरी में ना। जैसे to which classes will be the midday meal program be extended? आप यहाँ पर बात कर रहे हो मिड डे मील प्रोग्राम shall be extended to the प्रीपेटरी क्लास इन स्कूल। तो आप प्राइमरी स्कूल में ही प्राइमरी स्कूल्स में प्रीपेरेटरी क्लासों में आप क्या देते हो? मिड डे मील देते हो, ना कि आंगनबाड़ी में। केवल आंगनबाड़ी में नहीं होता, आंगनबाड़ी में तो होता ही है, लेकिन प्रीपेरेटरी क्लास के लिए मिड डे मील प्रोग्राम है जो कि प्राइमरी स्कूल में होता है। अब आप आगे बात करते हो भाई, who will health checkups and growth monitoring be made available to? ओनली आंगनबाड़ी चिल्ड्रन के लिए चेकअप रहेगा हेल्थ का? क्या गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए? क्या केवल डिसएडवांटेज जो पिछड़े हुए स्टूडेंट है उन्हीं के लिए होगा? नहीं। पेरिपेटरी क्लास स्टूडेंट फॉर आंगनबाड़ी एंड प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए होगा। लेस देन 5 और 5 से ऊपर यानी 5वीं क्लास से नीचे तक सब बच्चों का हेल्थ चेकअप और ग्रोइंग ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको करनी है, और वो अवेलेबल होगी आंगनवाड़ी सिस्टम में, ठीक है। हाउ विल करंट आंगनवाड़ी वर्कर्स बी ट्रेंड फॉर ECCE? भाई जो आंगनवाड़ी वर्कर को आप ECCE के लिए कैसे ट्रेन कर रहे हो? थ्रो नो ट्रेनिंग नीडेड? क्या ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है? थ्रो सिस्टमेटिक एफर्ट बाय NCERT फ्रेमवर्क? भाई कुल मिलाकर जो
आप है ना, एनसीईआरटी ने जो फ्रेमवर्क बना रखा है ना भाई, प्रीपेटरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बना रखा है और सिस्टमेटिक एफर्ट डाल रखे हैं उन्होंने कि भाई पॉलिसी स्टेट दैट करंट आंगनबाड़ी वर्कर टीचर विल बी ट्रेन्ड थ्रू द सिस्टमेटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस द कैरिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए डिजाइन कर रखा है, उसी को फॉलो करना है, ना कि वर्कशॉप करोगे, कोई ऑनलाइन कोर्स से सिखा पाओगे बच्चों को, नहीं। आपको एक फ्रेमवर्क मिला हुआ है, उसको आपको क्लियर करना है। What training will Anganwadi worker with 10 plus 2 and above qualification get? तो इसमें आप बात करते हो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 10+2 विद अबोव क्वालिफिकेशन गेट पॉलिसी स्टेट दैट आंगनबाड़ी वर्कर टीचर्स विद क्वालिफिकेशन, मतलब जो +2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम, और क्या होना चाहिए, एंड अबोव सेल बी गिवन 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ईसी ई डबल सीई। तो उसके पास, वर्कर के पास आंगनबाड़ी वर्कर लगने के लिए 10+2 होनी चाहिए और 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए जो कि ई डबल सीई में होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट ट्रेनिंग विल दोज विद लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेट? भाई लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसमें क्या है, इसमें इसने बता रखा है द पॉलिसी दैट दोज विद लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी गिवन 1 year डिप्लोमा प्रोग्राम कवरिंग अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी एंड अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ ईसी। जो वर्कर अपने व्हाट ट्रेनिंग विल बी दो विद लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिनकी कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए आप क्या रखोगे, उसके लिए आप 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है ईसी ई डबल सीई का, जो कि डिजाइन कर रखा है एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क में। ठीक है। उनको 1 साल के ईयर का डिप्लोमा चाहिएगा। हाउ मैनी दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम बी रन, कि भाई कितने, हाउ हाउ वे दी ट्रेनिंग प्रोग्राम बी रन, ओनली इन पर्सन, थ्रू डिजिटल डिस्टेंस मोड, यूजिंग डीटीएच एंड स्मार्टफोन। तो इसमें जो ये प्रोग्राम है ये रन हो रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आपके डिजिटली और डिस्टेंस मोड लर्निंग है, डीटीएच और स्मार्टफोन के थ्रू आपको उन प्रोग्राम को क्या करना है, और उन प्रोग्रामों को अटेंड करना है आपको। ठीक है। द पॉलिसी स्टेट्स दैट प्रोग्राम may be run through digital distance mode using DTH channel as well as smartphone। ठीक है। What is the advantage of digital distance mode for training? भाई आपका जो इसका क्या है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा इस ट्रेनिंग का? ये सस्ती है, ये आसान है, ये फास्टर है, अलाउ एक्विजिशन विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन टू करंट वर्क, है ना, जो आंगनवाड़ी में जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो लेडीज काम कर रही है, वो अपना साथ साथ में काम भी कर सकती है, जिसमें मिनिमम मिनिमल डिस्ट्रप्शन होता है, और सबके लिए ये क्या होता है, अलाउ कर देता है, सबके सबको एसेसिबल हो जाता है। तो द पुलिस स्टेट दैट द मोड अलाउ टीचर टू एक्वायर ईसीसी क्वालिफिकेशन विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन टू दियर करंट वर्क, जो करंट में जो काम कर रहा है उसका अपना उसमें कम डिस्टरबेंस आती है, तो इसीलिए बी हो जाएगा इसका। हु विल मेंटर द ईसीसीई ट्रेनिंग फॉर आंगनबाड़ी वर्कर? तो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए ईसीसी ट्रेनिंग का मेंटर कौन होता है भाई? इसमें क्या ये DIETS होता है, ब्लॉक रिसर्च सेंटर होता है, स्टेट काउंसिल होता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी गिविंग मॉनिटरिंग टू द ईसीई ट्रेनिंग वर्कर्स। ठीक है। क्लस्टर जो रिसोर्स ऑफिसर होगा ना, वो ईसीसी की जो ट्रेनिंग आंगनबाड़ी वर्कर को देगा। हाउ ऑफन विल क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होल्ड कॉन्टेक्ट क्लासेस? वीकली, क्वार्टरली, एनुअली? ये क्या हुआ, एट लीस्ट 1 मंथली कॉन्टेक्ट क्लास। ठीक है। तो इसमें पॉलिसी कह रही है भाई, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना आंगनबाड़ी वर्कर्स को, और कौन दे रहा है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स,
उनको कम से कम एक महीने की कॉन्टेक्ट क्लास देनी है, ठीक है, कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए। इन द लॉन्गर टर्म, हु विल प्रिपेयर cadres for professionally qualified EEE एजुकेटर्स। लॉन्ग टर्म के लिए कौन प्रोफेशनली इनको प्रिपेयर कर रहा है ईसीसी एजुकेटर के लिए, तो वो कह रहा है कि इन लॉन्ग टर्म स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ प्रिपेयर कैडर ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए स्पेशल कैडर भी बनाने की कोशिश कर रही है या बनाएगी, ठीक है। हाउ विल स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर दीज कैडर, तो वो कैसे इन कैडर को बनाएंगे भाई? एडोप पे अपॉइंटमेंट होगी, स्टेजिक स्पेसिफिक प्रोफेशन ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, कैरिंग मैपिंग होगी, या ओनली थ्रो प्रमोशंस होगी, या ओनली थ्रो ट्रांसफर होगी। तो इसमें आपका कुल मिलाकर स्टेट पॉलिसी स्टेट दैट दे विल प्रिपेयर कैडर थ्रो स्टेजिक स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड कैरियर मैपिंग। तो ये सब सारे विषय को ध्यान रख के वो लोगों को इस कैडर में ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। What will be the created for these educators professionally preparation? Only job opportunity, only salary structure, only administration? नहीं. Necessary facilities for initial preparation and continuous professional development CPD. CPD का मतलब क्या होता है? Continuously Professional Development. तो इसमें आप देखोगे पॉलिसी क्या कहना चाह रही है? नेसेसरी फैसिलिटीज will also be created for initial professional preparation of these educator and their continuous professional development CPD, ठीक है। तो भाई प्रोफेशनली प्रिपरेशन करना है आपको एजुकेटर्स का, तो प्रोफेशनली किस प्रकार से वो मतलब इनिशियली और कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पर, है ना। Where will ECE also be introduced in phase manner? क्या ये ECE है वो फेज मैनर में कहाँ इंट्रोड्यूस होगी? क्या अर्बन प्राइवेट स्कूल में होगी? क्या केवल केंद्रीय विद्यालय में होगी? क्या केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में होगी? तो ये कहना चाह रहा है ECE विल आल्सो इंट्रोड्यूस आश्रम शालास इन ट्राइबल dominated areas and in all format of alternative school in the phase manners। फेज मैनर पे ये शुरुआती दौर पे कहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है? इन आश्रम शालाज एंड अल्टरनेटिव स्कूल फॉर्मेट। ट्राइबल एरिया की बात हो रही है जहाँ पर, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ECE इन आश्रम शाला बी, यानी इसी जो फेज लेवल पे जो शुरुआती दौर पे कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है आश्रमशाला में, तो ये क्या किस प्रोसेस से इसको इंटीग्रेट कराया गया है? डिफरेंशिएट या डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम, सिमिलर टू दैट डिटेल्ड अबव आंगनवाड़ी, लेफ्ट टू स्टेट स्टेट कंप्लीटली, और नॉट स्पेसिफाइड। इसमें पॉलिसी करी है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC इन आश्रमशालाज एंड अल्टरनेटिवली स्कूलिंग विल सिमिलर टू द डिटेल अबव। जो ऊपर बताया ना, पूरे देश में एक तरीके से ये चीजें लागू होंगी। सिमिलर टू डिटेल्ड अबव फॉर आंगनबाड़ी, जैसे आंगनबाड़ी में इसको लागू करेंगे ना, आंगनबाड़ी के लिए जैसे मैंने बताया क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब स्टूडेंट क्या होना चाहिए भाई, 5 साल तक कम होना चाहिए। जो पढ़ाने वाले एजुकेटर वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर होंगे 10+2 प्लस क्या होना चाहिए उनके पास है भाई? डिप्लोमा होना चाहिए ना, डिप्लोमा 6 महीने का होना चाहिए कम क्वालिफिकेशन है तो 1 साल का होना चाहिए। तो ये यही आश्रम शाला के लिए क्वालिफिकेशन है, वही वही प्रोसेस है सेम। हु विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ECC करिकुलम एंड पेडागोजी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ECC करिकुलम और पेडागोजी को
प्रिपेयर करने की, मिनिस्ट्री ऑफ WCD की, MHRD की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की, या स्टेट गवर्नमेंट की? तो स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें कुछ नहीं है। MHRD है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है ECC करिकुलम प्रिपरेशन के लिए और पेडागोजी के सिलेबस के लिए, ठीक है। वही MHRD have these responsibility because it is more funding, not central subject, not requested, not bit to ensure, जो इस मंत्रालय का काम है, जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी फॉर प्री प्राइमरी फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। इसी ई जो है ना, इसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लागू करना है ताकि प्री 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 प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बीच में कंटिन्यूटी बनी रहे। बच्चा मतलब प्राइमरी स्कूल को तुरंत 5 साल के बाद ज्वाइन करे, और उसके लिए वो सारे स्ट्रक्चर को टाइमली चेकअप भी करता रहेगा उसका। विच मिनिस्ट्री विल ज्वाइंटली कैरी आउट ECC करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। भाई, जो ECC करिकुलम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी मिनिस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है? उसमें ये सारी जुड़ी हुई है, MHRD, WCD, HFW एंड ट्राइबल अफेयर। इसमें आप MHRD का तो क्या है, इसमें देखते हो WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। HFW हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी जुड़ा हुआ है। और MHRD का तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं ECC करिकुलम की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। भी करिकुलम भी कैसे बनाना है और उसको लागू भी कैसे करना है, तो इसमें सारी मिनिस्ट्रियां मिलके काम कर रही है। व्हाट विल बी द कंस्टिट्यूटेड फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस ऑफ ECC इंटीग्रेशन? तो इसमें आप देखोगे तो द policy state that a special joint task force will be constituted for the continuous guidance of smooth integration of early childhood care and education into the school education। तो इसमें स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि गाइड करेगी स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इनटू स्कूल एजुकेशन। तो इसमें स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। तो इस जो ECE ECC को इंटीग्रेट करने के लिए ना, स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स, स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स ही तो है ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है, एक ज्वाइंट यानी एक कोलेबोरेशन से काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स को इसने कंस्टिट्यूट किया हुआ है। इन 5+3+3+4 स्ट्रक्चर विच स्टेज इंक्लूड ECC। तो ये ECC में कौन सी स्टेज आती है इसमें? तो आप इसमें बात करते हो फाउंडेशनल स्टेज इंक्लूड 6 ईयर ऑफ नहीं 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी एंड ग्रेड 1 एंड 2। तो इसमें आप बात करोगे जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, वो ECC का सिलेबस पढ़ेगी, इसका फ्रेमवर्क पढ़ेगी। और इस 5 साल में भी 2 भागों में टूटा हुआ है ये भी। 5 इसमें टूटा हुआ है 2+3 में, ठीक है। तो ग्रेड 1 और 2, देखो ये 2+3 क्या है, 5 = क्या है, 3+2, ये क्या है? इसमें आप बात करोगे क्या होता है, LKG UKG और नर्सरी है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें आप बात करोगे पहले 5 में ECC किसके लिए काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है फंडामेंटल स्टेज के लिए, और फंडामेंटल स्टेज इसी 5 में आ जाती है। और इसी 5 में 3 साल तो प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल, और दो जो ग्रेड है 1 और 2, वो आपके अलग है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए है ECC। व्हाट एज डज द फाउंडेशनल स्टेज कवर?
तो आप यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज जो आपकी है ना, वो 3 से 8 ईयर तक कवर करती है। ठीक है, तो ये फाउंडेशनल स्टेज ऑफ 5 ईयर इंक्लूड 3 से 8 हो गए ना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सारी जो भी पीडीएफ को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक इस चैनल को करो, क्या करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ा दोगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।